नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे या वक्त बीत चुका होगा उसके बाद भी जब देखेंगे तो मैं आपको एक ऐसे कलमकार के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे कलमकार के जन्मदिन की विशेष की ये श्रृंखला में बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अगर जो काम 100 साल में विदेश में पहुंचा, जिस विधा की बात करेंगे उसमें अगर 100 साल लगते कहीं पहुंचने में, तो इस कलमकार की बदौलत हिंदी ने ये सौभाग्य पाया कि वहां वो बस 30 सालों में पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं दलित, वंचित, बेमेल विवाह, विधवा विवाह और जो मोहभंग है आज़ादी से और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो अभिधा जो दिख रहा है, जो जीवन में हो रहा है, उसी के बारे में लिखने वाले 31 जुलाई 1880 और बनारस जिसका नाम है उसके लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद उर्फ धनपत राय का। धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद बनना इतना आसान नहीं है। किसी का एक शेर है कि इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, अपने जख्मों को भी आईना बना लिया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। तो 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। 8 साल में माँ की मृत्यु हो गई और सौतेली माँ का जो पहला अनुभव है एक बच्चे के अंदर वो फूट के आता है। कौन प्रेमचंद? बुक स्टोर की दुकान पर बैठकर 3 साल के अंदर लगभग 100 उपन्यास को चाट डालने वाला प्रेमचंद। वो प्रेमचंद जिसे पढ़ने का ऐसा चस्का, वो प्रेमचंद जो तिलस्मी दुनिया से अलग उपन्यास सम्राट के रूप में आया। क्योंकि उससे पहले जो उपन्यास छपते थे वो 3 चीज़ों पे बेस होते थे। तिलिस्म, जादू, क्योंकि परियों की कहानियाँ और राजाओं की कहानियाँ, उसमें ये जादू, उसमें वो जादू, उसमें भारतीय वेशभूषा नहीं, तो उसमें भारत के व्यक्ति का वो नहीं था कि अच्छा एक इंडियन क्या फील कर रहा है। उसमें क्या था, थोड़ा सेक्स, काम भावना थी और उसके बाद थोड़ा सा। तो प्रेमचंद को लगा कि नहीं, हमारी मिट्टी है, स्विमिंग पूल हमारा तो चड्डी बनियान तुम्हारी क्यों। फिर प्रेमचंद ये आए तो किसी तंबाकू वाले से सिर्फ इसलिए दोस्ती कर लेना कि उसके पास किताबों का एक ज़खीरा है, किताबों का उसके पास भरमार है, तो उसमें से हमें थोड़ी पढ़ने को मिल जाएंगी। तो अगर कहीं भी भारत में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद कुछ संकट हमेशा कायम रहे हैं, मैं चाहता हूँ हट जाएं, लेकिन अगर समस्याएं सुलझ जाएंगी तो वोट किस पे मांगा जाएगा। अगर फसल की समस्या सलट गई तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसान की समस्या लिखने के लिए प्रेमचंद आ गया है। लगान देते देते 3 पीढ़ियाँ खत्म हो जाती थी, उसके लिए प्रेमचंद आ गया है। किसी भी बेटी का ब्याह आपने पढ़ी होगी, सदगति कहानी पढ़ी होगी, कफन पढ़ा होगा, इन कहानियों में भी आपको लगेगा। और एक जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी का भाव क्या होता है कि आपने अवेंजर्स देखी, आपको नहीं पता कि ये कौन है, आपको नहीं पता है कि ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है कि हाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है, धरती पे आए हैं, नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अच्छा ये थॉर, ये हथौड़ा नचा रहा है, ये आयरन मैन, इसके पास साइंटिफिक पावर्स हैं, कैप्टन अमेरिका 75 साल जो बर्फ में सोया रहे, पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि फिल्म अच्छी है, पटकथा अच्छी है, एक्शन अच्छा है। वही काम मुंशी प्रेमचंद का है। पात्र और किरदार, कहानी उपन्यास जो 6 तत्व हैं, उसमें से जो पात्र हैं, जो संवाद है पात्रों का, वो इतना कसाव है कि कदम दर कदम वो जिस तरह से चलता है, प्रेमचंद इसीलिए प्रेमचंद कहे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रेमचंद का अनुभव चाहे जैसे हों, उनकी प्रकृति पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि हम बहुत संजीदा लिखते हैं, हम बहुत यथार्थवादी व्यक्ति हैं, या हमें दुनिया से मोह नहीं है, या हमें नहीं है। बड़े हंसमुख किस्म के इंसान थे प्रेमचंद। और सबसे पहली रचना लिखी सोजे वतन। आय हाय हाय, जिसे कहा जाता है ना कि किसी भी सरकार को अगर हिलाने हैं, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। सबसे पहले उन्होंने किताब लिखी अपनी सोजे वतन, जिसमें 16 कहानियाँ थीं, जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने जब्त कर लिया। और वहीं से प्रेमचंद के अंदर देशभक्ति का ऐसा उबाल आया, उन्होंने कहा कि अच्छा एक किताब आप जब्त कर सकते हो। सोजे वतन की 16 कहानियाँ
मेरे ख्याल से एक जगह है भारत में जहाँ पे वो रखी है, मैं आपको कमेंट में करके बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय कहाँ है। प्रेमचंद खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, शतरंज खेलते थे, प्रेमचंद तंबाकू पीते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चरित्रहीन हो गया, इसका मतलब ये नहीं उनमें ज्ञान नहीं था, वो उनका अपना पर्सनल विल है। प्रेमचंद ने जब ये देखा कि अंग्रेजी हुकूमत ने 16 किताब कहानियों की किताब सोजे वतन जब्त कर ली, तो उन्होंने कहा कि आज से धनपत राय की मृत्यु होती है और आज से पैदा होता है वो कलमकार जिसको दुनिया प्रेमचंद के नाम से जानेगी। उसके बाद 1915 से लेके 1935 तक प्रेमचंद मतलब एकदम तीव्र क्षीण रूप से एक्टिव थे कि नहीं हाँ हमें आज़ादी दिलानी है। महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक थे। और शुरू में प्रेमचंद के अंदर जो मैच्योरिटी, जैसे पढ़ने वाले कहते हैं कि हाँ थोड़ी मैच्योरिटी कम थी, ये मुझको भी लगता है कि इससे प्रेमचंद पहले अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। कैसा पूर्वाग्रह? एक पूर्वाग्रह ऐसा है कि हाँ जिस हिसाब से जो चला आ रहा है वही सही है, बड़े घर की बेटियां हैं वही एकदम सही हैं, या बड़े लोग जो सोचते हैं वही सही है। लेकिन बाद में प्रेमचंद को लगा कि यार जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कहानियों में हैप्पी एंडिंग क्यों? इसीलिए आप जब प्रेमचंद की कहानियां पढ़िए, चाहे निर्मला पढ़िए, चाहे कर्मभूमि पढ़िए, इनमें आपको लगेगा कि हाँ लास्ट में आके हैप्पी एंडिंग हो गई, या कोई भी दो बहनों की कथा पढ़िए लास्ट में आके हैप्पी एंडिंग हो गई। फिर प्रेमचंद को लगा कि नहीं, जब जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो एक भारतीय किसान जो माड़ पीता है, प्रेमचंद की कहानी आपको पढ़ने के बाद 2 बाल्टी लेके बैठिए, आंख से आंसू गिरेगा। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों सिमिलर रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद ने एक बात कही थी, अगर आपका पेट भर गया हो तब आपको देश की फिक्र होती है, तब आपके अंदर से अच्छा ईश्वर है कि नहीं, जीवन है कि नहीं। जिसके पास अगले वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, उसका दर्द गाने के लिए अगर कोई पैदा हुआ तो वो है मुंशी प्रेमचंद। तो एक राइटर है रामविलास शर्मा, उन्होंने एक बात कही थी, अगर 1915 से लेकर 1935 तक का भारतीय इतिहास कहीं गुम हो जाता है तो हमें खंगालने की कोई जरूरत नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक कोने बैठ जाए, सिर्फ प्रेमचंद की किताबें, उनके उपन्यास उठा लीजिए आप। ये व्यक्ति 35 साल 32 साल की उम्र का आदमी अपने जीवन काल में कितनी, लगभग 300 कहानियां, कितना विराट अनुभव रहा होगा। रिलेटिविटी कितनी बड़ी रही होगी कि हाँ दलित का भी दर्द लिख दिया, वंचित का भी वर्ग लिख दिए, और जो किसान का बेमेल विवाह है वो लिख दिया। और प्रेमचंद खुद हैं, किसी भी कहानी में कोई भी राइटर चरित्र कुछ नहीं कहता है, राइटर जो है अपने थॉट्स किसी एक चरित्र के माध्यम से आप तक पहुंचाता है। जैसे काल्पनिकता और झूठ में एक अंतर है। मतलब जब काल्पनिक है, मतलब ठीक है एवेंजर्स के फिक्शंस हैं, काल्पनिक है, लेकिन वो झूठ हमें लगते नहीं है। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों के जो पात्र हैं वो काल्पनिक तो हैं, लेकिन उसमें जो घटना प्रधान है, उसका जो संदर्भ है, उसके जो भारतीय ग्रामीण परिवेश का अंचल है, वो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं प्रेमचंद का भोगा हुआ यथार्थ है। और इसीलिए उनको हिंदी साहित्य के जो सुनने वाले हैं, जो डीप थॉट थिंकर हैं, वो बोलते हैं कि प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के राइटर हैं। और जितना कहें कि जितना सच प्रेमचंद की कहानियों में, ये स्टेटमेंट कोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि जितना सच, भारतीय ग्रामीण परिवेश का सच जितना उनकी कहानियों में है, उतना हिंदुस्तान के किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकता। चाहे वो दलित का, वंचित का शोषण हो या सामंतवाद ने किया हो, ये कतई प्रेमचंद के अलावा कोई और पैदा नहीं हो सकता। इतने मतलब जोर शोर से बोल सके कि स्वरलय ताल छीन लो चाहे, प्राणों से भैरव गाएंगे, हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। तो जाते जाते प्रेमचंद के बारे में सिर्फ इतना कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि नहीं बदली, उसका कायाकल्प बदल दिया। मतलब ये कह कि 20 वर्षों का लेखन काल था, 1916 से 1935। 21 वर्ष या 20 वर्ष लोग कहते हैं। 1915 से ही उनका आखिरी जो किताब थी वो मंगलसूत्र थी, वो उपन्यास पूरा नहीं हो पाया, फिर उनके सुपुत्र श्री अमृत राय जी ने पूरा किया। लेकिन ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो ये माना जा सकता है कि जो 20 वर्ष में परिपक्वता का स्तर था उपन्यास का, कहानी का, वो कहाँ पहुंचा दिया प्रेमचंद ने। अंग्रेजी में वो 100 साल लगते हमें वहां पहुंचने के लिए। तो मैं आपको आज 5 कहानियां या 5 किताब सजेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़िए। अगर आपको अपने घर में बैठे किसी बुजुर्ग से नफरत है, उसकी इच्छाओं से नफरत है, या आज के ज़माने के हिसाब से आपको लगता है कि नहीं ये अब
जीवन काल इनका पूरा हो चुका है। आप बूढ़ी काकी पढ़िए। अगर आपको लगता है आपको किसी स्त्री के मन को जानना है तो आप निर्मला पढ़िए। किसी पुरुष के मन को जानना है तो किसी भूखे व्यक्ति के मन को जानना है तो आप कफन पढ़िए। अगर आपको किन्हीं जानवरों के बीच का परस्पर प्रेम देखना है तो दो बैलों की कथा पढ़िए। पुराने दोस्त मिलें, अगर कभी बैठें तो आप उनसे गुल्ली डंडा पढ़िए। अगर आपको इस देश की राजनीति से विमुक्त होकर दो आदमी बोले अरे हमारा क्या जा रहा है, नेता लड़ रहे हैं, लड़े, मर रहे हैं, मरे, आपको पढ़नी चाहिए शतरंज के खिलाड़ी। जब भारत हुकूमत हमारी लखनऊ से नवाबों को लेके जा रही थी, आप पढ़िए शतरंज के खिलाड़ी पढ़िए। और अगर बेमेल विवाह पढ़ना है तो प्रेमचंद का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद खुद हैं इसके शिकार। उनकी शादी हो गई पहले, फिर उस पत्नी से बनी नहीं, फिर दूसरी पत्नी से ब्याह किया। राष्ट्र के बारे में पढ़ना है तो आप प्रेमचंद को पढ़िए। गबन पढ़िए, गोदान पढ़िए, घोटाले के लिए पढ़िए, कर्मभूमि, रंगभूमि पढ़िए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी बच्चे का मन देखना है, जिसके पास पैसे ना हो, गरीबी हो, फटे जूते हों, फिर भी उसके प्रति, अपने माँ के प्रति उसके मन में कितना प्रेम है, तो सिर्फ और सिर्फ ईदगाह पढ़िए। आपको एहसास हो जाएगा कि एक जानवर की अंतरंग मनोभूमि से लेकर और काम वासना को परे रखते हुए किस तरह प्रेमचंद ने निर्मला के रूप में एक स्त्री आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे पास हैं प्रेमचंद, तो आज का दिन उनको समर्पित। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे अच्छी किताब कमेंट करके बताइए। 3 लोगों को गिव अवे है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।